दोस्तों नमस्कार। आईएएस पीसीएस एग्जाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है 8 जनवरी और 8 जनवरी के हम डेली न्यूज करंट अफेयर्स एनालिसिस को देखते हैं, जो आपके हर एक एग्जाम के लिए, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम हो, जहां प्रॉपर न्यूज एनालिसिस पूछा जाता है, उसके लिए क्लास ही बहुत ही उपयोगी होती है। तो आज के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि यूएन हैबिटेट पुरस्कार, इसी को हिंदी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावास पुरस्कार 2023 के नाम से जाना गया और ये किसे प्रदान किया गया। चार यहाँ पर स्कीम आपकी दी हुई हैं। जग मिशन, अगला है उत्कर्ष मिशन, अगला है कालिया योजना, अगला भू चेतना योजना। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। कौन? जग मिशन। जग मिशन या उड़ीसा सरकार की स्कीम है और उड़ीसा में जो झुग्गी झोपड़ी यानी स्लम में लोग रहते हैं, उनके पुनरुद्धार के लिए इस स्कीम को उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसी स्कीम को अभी यूएन हैबिटेट पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है। बात करें जग मिशन की, तो ये स्कीम कब 2017 में शुरू की गई थी और इसे ये दूसरी बार है कि जग मिशन स्कीम को यूएन हैबिटेट पुरस्कार यानी दिया गया। इसके पहले 2019 में यूएन हैबिटेट पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो ये दूसरी बार होगा कि जग मिशन स्कीम को यूएन हैबिटेट पुरस्कार से नवाजा जाएगा। बाकी कालिया, उत्कर्ष और भू चेतना योजना भी उड़ीसा सरकार की हैं। तो बाकी स्कीम भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हाल ही में असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव 2022-23 के लिए किसे सम्मानित किया गया है। अब असम में 3 पुरस्कार से नवाजा गया। एक है असम वैभव, दूसरा है असम सौरव और तीसरा है असम गौरव। तो 3 सम्मान हैं, जिनमें पहले सम्मान असम वैभव, इसी की हम बात कर लेते हैं। इसमें 5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे और जो असम सौरव है, इसे 3 लाख रुपए उसमें प्रदान किए जाएंगे। और असम गौरव उसकी भी अभी हम बात करेंगे। तो ये किसको प्रदान किया गया? तो ये असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है असम वैभव 2022-23 के लिए किसे सम्मानित किया गया। तो इसका पहला वाला ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? किसको प्रदान किया गया? डॉक्टर तपन सैकिया को। किसको? डॉक्टर तपन सैकिया को असम वैभव 2022-23 से नवाजा गया है। इंपॉर्टेंट है। बाकी आपके सामने जो ऑप्शन लिखे हुए हैं तो उनको भी जान लीजिए। बाकी ऑप्शन जो यानी गिलबर्ट संगमा, नयन मणि सैकिया, डॉक्टर विनय कुमार सैकिया और एक नाम और बाकी नाम भी ध्यान रखिएगा। तो इन लोगों को कौन सा? गिलबर्ट संगमा, इनको नयन मणि सैकिया, डॉक्टर विनय कुमार सैकिया, इनको जो दूसरा पुरस्कार है असम सौरव, इसमें 4 लाख रुपये। कितना? तो असम वैभव के अंतर्गत 5 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं, जबकि असम सौरव के अंतर्गत कितने? 4 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। तो किसको? गिलबर्ट को प्रदान किया गया, नयन मणि सैकिया को प्रदान किया गया। तो गिलबर्ट, नयन मणि, विनय कुमार, 3 नाम ये हो गए। और 2 नाम आपके और ध्यान रखने हैं। और 2 नाम और कौन है आपके? तो ये कृष्णा राय और डॉक्टर शशिधर फुकन। ये 5 लोग हैं जिनको असम सौरव सम्मान के अंतर्गत 4 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। बाकी नाम आपको ध्यान नहीं रखने हैं, 5 नाम ये ध्यान रखिएगा। और बाकी के नाम जो आए उन सबको असम गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 3 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। तो 3 पुरस्कार हो गए। सबसे सर्वोच्च कौन सा है? असम वैभव है। तो असम वैभव, असम सौरव, असम गौरव 4 लाख, 5 लाख, असम वैभव के अंतर्गत 5 लाख रुपए, असम सौरव के अंतर्गत 4 लाख रुपए और असम गौरव के अंतर्गत 3 लाख रुपए इसके अंतर्गत प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर पूछ रहा है सीपीसीबी यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसे हिंदी में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नाम से जाना जाता है, के द्वारा जल प्रदूषण पर प्रकाशित रिपोर्ट के संदर्भ में विचार करना है। पहला, इस सर्वे में 4484 जल से संबंधित स्थलों को शामिल किया गया। दूसरा, गुजरात और उत्तर प्रदेश P1 यानी प्रियॉरिटी के शीर्ष राज्य हैं, जबकि महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी स्ट्रेचेज वाले राज्य हैं। क्या? अगर अगला स्टेटमेंट है, अगर किसी स्थल का जल का BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है तो उसे प्रदूषित माना जाएगा। यानी 3 मिलीग्राम प्रति लीटर या इससे कम है तो उसे प्रदूषित माना जाएगा। अब आपको आंसर बताना है। तो इसमें आंसर क्या है? 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट क्या है?
तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। एक मिनट, ये क्या, बस एक मिनट वेट कर लीजिए, मोबाइल ये बैक कर गया है, कोई नहीं। तो हम लोग किस क्वेश्चन की बात कर रहे थे, तो हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ आप P1 आपको PRT जो P1 लिखा है समझ में नहीं आया होगा, तो ध्यान दीजिएगा, अगर 1 लीटर जल में कितना, 1 लीटर जल में BOD कितना है, तो उस अगर किसी का BOD कितना है, तो ये BOD व COD दो चीज़ें होती है, उसको भी बात करेंगे। अगर 30 से ज़्यादा है, ध्यान समझिएगा, अगर 30 से ज़्यादा है तो उसे P1 के अंतर्गत रखा जाता है। 30 मिलीग्राम, यहाँ 30 की हम बात कर रहे हैं, तो 30 मिलीग्राम प्रति लीटर। अगर इससे ज़्यादा है तो उसे P1 प्रियाटी, यानी वो क्या माना जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो प्रदूषक पदार्थ हैं उनको समाप्त करने के लिए। और इस मामले में P1 प्रियाटी का मतलब हुआ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए, तो इसमें गुजरात और उत्तर प्रदेश को शीर्ष राज्यों में रखा गया। यहाँ के नदियों का जल बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। उसके बाद महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बात करें तो जो प्रदूषित नदी स्ट्रेचेज हैं, अगर 2 या 2 से अधिक स्थल हो जाते हैं प्रदूषित वाले, तो उसे क्या माना जाता है, उसे नदी स्ट्रेचेज घोषित कर दिया जाता है। इस मामले में महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश हैं, तो ये भी अंतर ध्यान रखिएगा। और ये कैसे प्रदूषित स्थल माने जाते हैं, अगर 3 मिलीग्राम प्रति, ध्यान दीजिएगा, 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज़्यादा अगर इसमें BOD है, तो उसी को क्या माना जाता है, कम से कम इतना 3 तो होने चाहिए, तो उसे नदी स्थल का जो भी नदी का स्थल होगा उसे प्रदूषित स्थल माना जाता। और ये किसी भी नदी में 2 या 2 से अधिक प्रदूषित स्थल हों तो उसे प्रदूषित नदी स्ट्रेचेज के रूप में उसे माना जाता है। तीनों बातें आपकी समझ में आ चुकी होंगी। तो अभी ये जो स्टेजेस के रूप में देखें, प्रदूषित नदी स्टेजेस के रूप में, तो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश हैं, और P1 की प्रियारिटी में देखें तो गुजरात और उत्तर प्रदेश को P1 में रखा गया है। जैसे 30 के ऊपर है तो P1 के अंतर्गत, 20 से 30 है तो P2 के अंतर्गत। इसके बाद फिर आपका P3, 10 से 20 है तो P3 के अंतर्गत। उसके बाद 6 से 10 के बीच है तो P4 के अंतर्गत, और 3 से 6 है तो उसे P5 के अंतर्गत ये रखा जाता है। तो ये भी हमने आपको बता दिया। तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। अगर भारत में अन्य फैक्ट भी ध्यान रखिएगा कि जल गुणवत्ता सूचकांक की बात करें तो 122 देशों में भारत में इतना प्रदूषण जल में है कि हम जल गुणवत्ता के मामले में 120वें स्थान पे है। कितना, 120वें स्थान पे है। तो ये भी चिंता का विषय है। इसके अलावा दूसरा, 2 प्रकार का जल होता है, एक होता है कंटामिनेटेड और दूसरा होता है हाईली पॉल्यूटेड, अत्यधिक प्रदूषित और संदूषित। एक आप सुनते हो शब्द संदूषित जल है। तो संदूषित जल कब होगा, अगर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल 8 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है। अगर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन यानी घुलित ऑक्सीजन 1 लीटर जल लिया जाए, उसमें घुलित ऑक्सीजन अगर 8 मिलीग्राम प्रति लीटर, 1 लीटर जल में 8 मिलीग्राम घुलित ऑक्सीजन है तो उसे संदूषित जल माना जाता है। इसी का आधा कर लो। इससे और बुरी कंडीशन होती है जिसे अत्यधिक प्रदूषित कहा जाता। अगर घुलित ऑक्सीजन 1 लीटर जल में घुलित ऑक्सीजन कितनी, 4 मिलीग्राम से भी कम है तो उसे अत्यधिक प्रदूषित जल माना जाता। दोनों ये पॉइंट ध्यान रखिएगा ये भी। और अब यहाँ बात आई, 2 कॉन्सेप्ट होता है, एक BOD होता है, एक COD होता है। देखो, BOD का मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसे कहा जाता। मान लो 1 लीटर जल लिए, उसमें जो कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उनको समाप्त करने के लिए जितनी हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसी को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता। लेकिन जल में
केवल बायोलॉजिकल जैविक ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ साथ इनऑर्गेनिक या कहा जाए नॉन ऑर्गेनिक अजैविक पदार्थ भी उसमें घुले होते हैं, जिससे रासायनिक पदार्थ आप कह सकते हैं जो आसानी से समाप्त नहीं होते। तो कार्बनिक व अकार्बनिक दोनों पदार्थों को समाप्त करने के लिए जितनी हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसी को केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के नाम से जाना जाता है। तो दोनों कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में जैविक एलिमेंट्स को शामिल किया जाता है, जबकि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में जैविक व अजैविक दोनों को शामिल कर लिया जाता है। दोनों कॉन्सेप्ट हमने यहाँ समझाने की कोशिश की। अगला फिर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है। अगला कांगला नोंग पोक ठोंग, ये मणिपुर में होता क्या? मणिपुर में कई मनाए गए यानी उत्सव फेस्टिवल, तो उसी में से कांगला नोंग पोग थोंग ये मणिपुर का है। मणिपुर का याद रखिएगा कौन सा है? मणिपुर का ही चेरा ओबा है। तो ये सेकंड वाला ये गलत है, यही पूछ रहा कौन सही नहीं। चेरा ओबा ये मेघालय नहीं है, मणिपुर का। सरहुल झारखंड का सही है। ओनम केरल का ये सही है। तो यहाँ गलत कौन? बी वाला हो जाएगा। मणिपुर का संगई, पीछे भी क्वेश्चन में हम कवर कर चुके हैं। संगई उत्सव पूछा जाए, संगई उत्सव भी कहाँ होता है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी मणिपुर में होता है। हॉर्नबिल पूछा जाए तो नागालैंड में होता है। हॉर्नबिल पूछा जाए तो कहाँ होता है? नागालैंड में होता है। ठीक, आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में प्रदान किए गए डिजिटल अवार्ड, कितना क्या प्रदान किया गया? डिजिटल अवार्ड। और ये किसके द्वारा? तो ये भी ध्यान दीजिएगा, मेती, जिसे किस नाम से जाना जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है, जिसे शॉर्टकट में मेती के नाम से जाना जाता है। इसी के द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल अवार्ड से नवाजा गया। और कितनी? तो ये ध्यान दीजिएगा 7 कैटेगरी में राष्ट्रीय डिजिटल अवार्ड दिए गए हैं। इनमें पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इन कैटेगरी पे हम बात कर लेते हैं। एक कैटेगरी थी कि कौन वाली? तो ये प्लेटिनम और गोल्ड सिल्वर इस प्रकार अवार्ड दिया गया, तो हमारे लिए प्लेटिनम अवार्ड इंपॉर्टेंट है। हर कैटेगरी जो 7 के अंतर्गत है उसकी हम बात करेंगे। इसमें कौन सही सुमेलित है उसकी हम बात कर लेते हैं। पहला इसमें दिया गया कि ई-नैम, भारत में जो 585 से अधिक जो मंडियां हैं उनको इंटीग्रेट करने के लिए जो स्कीम लाई गई उसी को ई-नैम पोर्टल या ई-नैम स्कीम के नाम से जाना गया, यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसमें ई-नैम को क्या डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन कैटेगरी के अंतर्गत प्लेटिनम अवार्ड दिया गया। बिल्कुल बात सही है। तो इसमें पहला वाला बिल्कुल सही है। डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन कैटेगरी यानी नागरिक जो भारत के हैं उनको सशक्तिकरण के लिए डिजिटल अवार्ड इसे दिया गया। तो डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन कैटेगरी, एक तो कौन हो गए? सिटीजन कैटेगरी, एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन कैटेगरी, डिजिटल तो सब में लगा। तो आप याद क्या कर रही है? एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन कैटेगरी। तो एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन कैटेगरी के अंतर्गत ई-नैम को दिया गया। अगला है इनिशिएटिव फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए यानी व्यापार में सुगमता, लोग हमें आसानी से व्यापार कर पाएँ, इसके लिए अगली कैटेगरी। तो एक तो हो गई एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन कैटेगरी, दूसरा हो गया इनिशिएटिव फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैटेगरी। इसमें माइन मित्रा, ये माइन मित्रा उत्तर प्रदेश की पहल है। माइन मित्रा खनन से संबंधित है, जिसमें बिडिंग को ऑनलाइन किया गया, नीलामी को, उससे पारदर्शिता आई। तो इन सब के लिए माइन मित्रा यूपी को दिया गया। क्या? ये भी बिल्कुल बात सही है। ये यूपी स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला डेटा शेयरिंग एंड यूज फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप केवल ऐसे ध्यान दीजिएगा, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए डेटा शेयरिंग के लिए और उसके प्रयोग के लिए किसे दिया गया? तो स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन ये भी सही सुमेलित। तो 3 कैटेगरी के लिए आप समझ चुके हो, जान चुके हो। एक तो सिटीजन को एम्पावर करने के लिए सिटीजन कैटेगरी के लिए किसको दिया गया? ई-नैम को दिया गया। दूसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए माइन मित्रा उत्तर प्रदेश की है, उसको दिया गया। तीसरा डेटा शेयरिंग एंड यूज के लिए, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए डेटा शेयरिंग एंड यूज के लिए स्मार्ट सिटी मिशन को दिया गया। तो 3 कैटेगरी अभी तक आप याद कर चुके हो, तीनों सही सुमेलित है। अब लास्ट कैटेगरी जो यहाँ लिखा ये गलत है। दुआरे सरकार, ये स्कीम किसकी है? पश्चिम बंगाल की है। कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की है, ध्यान रखिएगा। इसको पूछ रहा है कि ये डिजिटल इनिशिएटिव इन कोलाबोरेशन विद स्टार्टअप के लिए। नहीं भाई, ये यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर स्टार्टअप के लिए पूछा जाए तो स्टार्टअप के लिए किसको दिया गया? तो ये डिजिटल वर्क फोर्स मैनेजमेंट सिस्टम जो केरल का है इसको दिया गया है।
ध्यान समझिएगा, हमने क्या बताया कि डिजिटल वर्क फोर्स मैनेजमेंट सिस्टम केरल का है, इसको द्वारे यानी इसको स्टार्टअप के लिए दिया गया। तो स्टार्टअप के लिए किसको दिया गया? वर्क फोर्स मैनेजमेंट सिस्टम केरल, यानी केरल में स्टार्टअप का वातावरण बहुत अच्छा है। तो आप ऐसे समझे केरल का जो डिजिटल वर्क फोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है उसको दिया गया। आप कहेंगे सर तो ये स्टार्टअप के लिए केरल को दिया गया, तो ये द्वारे जो सरकार स्कीम है इसको किसको, तो ये इसको दिया गया किसके लिए? द्वारे स्कीम के, यानी इसको दिया गया पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए। पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए इसको दिया गया। किसके लिए दिया गया? पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म सेंट्रल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट एंड स्टेट्स के अंतर्गत। तो ये iGRACE एक पोर्टल है उसको भी दिया गया, और साथ में जो द्वारे स्कीम है ये यहाँ स्टेट भी शामिल है। तो ये कैटेगरी कौन हो गई? प्लेटफॉर्म सेंट्रल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट एंड स्टेट्स के अंतर्गत किसको दिया गया? तो ये द्वारे सरकार जो स्कीम पश्चिम बंगाल की है उसको दिया गया। तो अभी 4 उधर कैटेगरी हो गई, 5 ये स्टार्टअप वाला हो गया, यानी 5 क्या हो गया? स्टार्टअप वाला हो गया। अब लास्ट बचता है वो कौन सी है? बेस्ट वेब एंड मोबाइल। बेस्ट वेब एंड मोबाइल के लिए किसको दिया गया? तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट को दिया गया। मोबाइल के लिए, मोबाइल और वेबसाइट के लिए बिलासपुर वेबसाइट बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट को दिया गया। तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट को कौन? तो ये वेब और मोबाइल के लिए किसको दिया गया? तो ये छठा हो गया। लास्ट कैटेगरी जो 7वीं बची उसके अंतर्गत किसको? तो यहाँ पर आपका लिखा है, ये भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो ये डिजिटल इनिशिएटिव एट ग्रास रूट लेवल, जमीनी स्तर पे डिजिटल पहल जो लागू की है उसके लिए किसको दिया गया? तो ये दिया गया ई विवेचना ऐप। ये पूछा जा सकता है ई विवेचना ऐप। तो ये ग्रास रूट लेवल पर काम करने के लिए, डिजिटल को ले जाने के लिए ई विवेचना ऐप मध्य प्रदेश का है, इसको दिया गया। तो इस 7 कैटेगरी के अंतर्गत जो प्लेटिनम अवार्ड दिया गया वो सारे के सारे हमने आपको बता दिया। और इसकी PDF जिन लोगों को चाहिए कहाँ मिलेगी? तो ये ISPCS एग्जाम्स टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाती है। अगला, भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट एंड पहला कोल गैसिफिकेशन यूरिया प्लांट स्थापित किए जाने का निर्णय कहाँ पर लिया गया? उसका नाम क्या होगा? यानी पहले से भी भारत में यूरिया प्लांट हैं, लेकिन ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत का लार्जेस्ट होगा और पहला कोल गैसिफिकेशन यूरिया प्लांट होगा। ये कहाँ? तो ये उड़ीसा में कहाँ? तो ये पहला वाला जो नाम लिखा है तालचर फर्टिलाइजर्स प्रोजेक्ट, यानी तालचर उड़ीसा में इसे स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता। और इसके पहले भी यानी कितने? 4, इसके पहले भी 4 यूरिया प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रामागुंडम आंध्र प्रदेश का रामागुंडम, बरौनी है असम का बरौनी। सिंदरी बताइएगा ये कहाँ का है? सिंदरी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा ये कहाँ का है। तो ये कहाँ का है ये भी बताइएगा। तो रामागुंडम, सिंदरी, बरौनी। रामागुंडम आंध्र प्रदेश का, उड़ीसा में तालचेर स्थापित होगा, और जब स्थापित हो जाएगा 2024 में ये क्या हो जाएगा? यानी इसके शुरुआत होने के बताए गए कि शुरुआत होने के संभावनाएं हैं। तो 2024 में तालचेर उड़ीसा, उसी नीचे उतर गया आंध्र प्रदेश का रामागुंडम यूरिया प्लांट है। इसके बाद आपका बरौनी असम का, तो बरौनी असम का। और सिंदरी बताइएगा ये कहाँ का? सिंदरी कहाँ का है? क्या पश्चिम बंगाल का? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद एक गोरखपुर। तो कौन कौन हो गए? असम का बरौनी, ये पहले से चल रहे हैं, यूरिया बन रही है, तो असम का बरौनी। उसके बाद कौन? आंध्र प्रदेश का रामागुंडम, 2 हो गए। सिंदरी, ये आपको बताना है कहाँ का है, सिंदरी कहाँ का। गोरखपुर चौथा हो गया। तो ये अब जब तालचेर होगा इसकी कैपेसिटी कितनी? 12.7 लाख मीट्रिक टन होगी। 2030 तक हम जो टारगेट टोटल कितना? 100 मिलियन मीट्रिक टन यानी रखा गया है। तो 12.7 लाख मीट्रिक टन किससे? तालचेर से यूरिया पैदा होने वाला है। 2024 तक शुरू कौन हो जाएगा? तालचेर वाला, गोरखपुर बता ही चुके हैं आपको। तो ये आपके ध्यान रखिएगा। अगला, ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज वीर गार्जियन 2023, चूंकि ये पहली बार हो रही इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये ज्वाइंट, पहले तो ये वीर गार्जियन 2023 से वीर गार्जियन ये है क्या? ये आपका एयर एक्सरसाइज है, यानी वायु संयुक्त अभ्यास से किन के बीच होता? तो भारत व जापान के बीच इसका 12 से 26 जनवरी 2023 के बीच से कहाँ होगा? तो ये जापान के कौन से एयरबेस? तो ये ह्याकुरी एयरबेस पे होगा। क्या? पहला स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा 2023 में आयोजित होने वाला या पहला संस्करण है क्या? तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है,
दोनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ये तो हो गया वायु के बीच पहला अभ्यास हुआ। इसी प्रकार आस्त्रा हिंद भी पहली बार हुआ है। मिलिट्री के बीच पहला एक्सरसाइज 2022 में जो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ, फर्स्ट टाइम हुआ, 17 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर 2022 के बीच हुआ, वो आस्त्रा हिंद था। तो आस्त्रा हिंद भी पहली बार हुआ, मिलिट्री के बीच हुआ। और उसके बाद वीर गार्जियन 2022 जो 2023 में हो रहा है, ये 16 से 26 जनवरी 12 से लेकर 26 जनवरी 2023 के बीच होगा। हेयाकुरी एयरबेस जापान में होगा, ये भी पहला होगा। दोनों पहले एडिशन हैं, तो दोनों आस्त्रा हिंद भी ध्यान रखिएगा। और दूसरा वाला कौन हमने कहा, वीर गार्जियन। ये दोनों पहली बार हो रहे हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर अन्य की बात करें तो मेरी टाइम यानी जापान इंडिया मेरी टाइम एक्सरसाइज भी होती है भारत जापान के बीच। शुरुआत 2012 में इसकी, जो जीमेक्स है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, जीमेक्स। ये जीमेक्स भी भारत व जापान के बीच ही होता है। और 22 वाला बेआब बंगाल में हुआ, 12 से 22 से बेआब बंगाल में हुआ, और 12 से इसकी शुरुआत हुई थी और 22 वाला बेआब बंगाल में हुआ। इसके अलावा मिलिट्री एक्सरसाइज, तो एक तो मिलिट्री एक्सरसाइज आस्त्रा हिंद है, ये हुआ। इसी प्रकार मिलिट्री नेवी वाला आपने मेरीटाइम वाला देख लिया, जिमेक्स वाला। तो ये आपका मिलिट्री एक्सरसाइज एक और होती है जिसे धर्म गार्जियन, एक्स धर्म गार्जियन के नाम से जाना जाता। और एक्स धर्म गार्जियन 2022 वाला कहाँ, यहाँ 12 से 22। देखो 22 वाले जितने भारत में इधर हुए हैं सब बाबा से हुई है। जैसे आपका मेरीटाइम जिमेक्स पूछा जाए तो बेआब बंगाल में हुआ 22 वाला। 22 वाला धर्म गार्जियन, एक्स धर्म गार्जियन पूछे तो बेलगांव कर्नाटक में हुआ। बेलगांव कर्नाटक में मिलिट्री एक्सरसाइज हुई। और धर्म गार्जियन की बात करें तो इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। तो ये धर्म गार्जियन पुराना है। सबसे पहले जिमेक्स 2012 में इसकी शुरुआत हुई थी। 22 वाला बेआब बंगाल में हुआ। धर्म गार्जियन की शुरुआत, एक्स धर्म गार्जियन की शुरुआत 2018 में हुई थी और 18 में हुई, और 22 वाला बेलगांव कर्नाटक में हुआ है। अब बाकी दो आपको बताई दी, जिमेक्स वाला भी बता दिए हैं। उसके बाद आस्त्रा हिंद, आस्त्रा हिंद भी बता दिए। आस्त्रा हिंद भी 2022 वाला भारत में ही हुआ है। और 2022 वाला सारे जितने हुए ये भारत में हुए। भारत के कहाँ, तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में, वहाँ पर हुआ था। और 23 वाला जो है वो कहाँ, अब जो आस्त्रा हिंद के बाद कौन बचा, तो ये वीर गार्जियन 2022 23 वाला, ये आपको बताए हैं कौन से, तो ये जापान में हो रहा। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बाकी अन्य कुछ एक्सरसाइज जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जान लीजिए। तो यहाँ कौन सा है, तो ये खंजर, खंजर एक्सरसाइज पूछा जाए तो भारत किर्गिस्तान के बीच होता है। किसके बीच होता है, किर्गिस्तान। खंजर किसके बीच होता है, खंजर किर्गिस्तान होता है। किर्गिस्तान के बीच कौन होता, खंजर होता है। इसी प्रकार 3 एक्सरसाइज ध्यान रखिएगा, अल नगाह, नसीम अल बहर। तो ये अल नगाह, नगाह से ये उठा लीजिए नसीम, नगाह, अल नगाह, नसीम अल बहर और ईस्टर्न ब्रिज। ईस्टर्न ब्रिज ये तीनों भारत व ओमान के बीच होती। भारत और ओमान के बीच कौन होती, अल नगाह, नगाह से फिर ना से अगला कौन, नसीम अल बहर और ईस्टर्न ब्रिज। ये तीनों एक्सरसाइज भारत और ओमान के बीच होती हैं। तो कौन कौन 3 दिमाग में बैठाइए, भारत व ओमान के बीच कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं, तो असीम, असीम कौन वाला हो गया, अल नगाह हो गया, अल नगाह, नसीम अल बहर, और उसके बाद ईस्टर्न ब्रिज भारत व ओमान के बीच होता है। किन के बीच होता, भारत व ओमान के बीच होता है। जायर अल बहर पूछे, एक नसीम अल बहर है, नसीम अल बहर किस में होता है, तो भारत ओमान के बीच होता है, भारत और ओमान के बीच। लेकिन जायर अल बहर पूछे तो जायर अल बहर कतर में होता है। देखो यहाँ भी जायर में रा आ रहा है, यहाँ कतर का अंत में रा आ रहा, तो रा से इसको मिला लीजिए, जायर कतर। तो ये आप कंफ्यूज नहीं होगे। बाकी इसमें देखिए नसीम अल बहर है तो इसमें नसीम ना आ रहा, तो यहाँ ओमान में अंत में ना आ रहा, तो ऐसे। तो अल नगाह, उसके बाद नसीम अल बहर, ईस्टर्न ब्रिज भारत ओमान के बीच होता है। जायर अल बहर पूछे तो भारत और कतर के बीच, जायर तुरंत, जायर अल बहर, तो ये किसके बीच होता है, भारत व कतर के बीच होता है। और खंजर पूछे तो भारत किर्गिस्तान, भारत किर्गिस्तान के बीच खंजर होता है। अन्य की कुछ प्रमुख एक्सरसाइज की बात इसी में कर लेते हैं। प्रबल दोस्ती पूछे तो भारत व कजाकिस्तान, भारत कजाकिस्तान में आप देखोगे यूरेनियम का प्रमुख भंडार, और भारत
में भी यूरेनियम कहाँ से, कजाकिस्तान से आता है। और कजाकिस्तान में ही भारत के द्वारा एक एयरबेस भी निर्मित किया गया, क्योंकि भारत की दोस्ती कजाकिस्तान के साथ अच्छी है। तो इसमें कजाकिस्तान प्रबल दोस्ती का है। तो भारत की दोस्ती किसके साथ अच्छी है? जहां यूरेनियम सबसे ज्यादा, कहाँ? कजाकिस्तान में। ऐसे कोरिलेट करिए, दो फैक्ट आपके एक साथ याद हो गए, एक तो यूरेनियम वाला और दूसरा एयरबेस वाला और तीसरा दोस्ती। तो प्रबल दोस्ती भारत व कजाकिस्तान के बीच होता है। अब आइए और कौन सा बचा? खंजर हमने बताया। भारत और किर्गिस्तान के बीच कौन होता है एक्सरसाइज? खंजर होता है। भारत उज्बेकिस्तान के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत व उज्बेकिस्तान के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा भारत व श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति, भारत व श्रीलंका के बीच कौन सी होती? मित्र शक्ति। शक्ति से कई हैं, शक्ति पूछे तो भारत फ्रांस के बीच होती है। ध्यान समझिएगा, कौन कौन? शक्ति पूछे तो भारत फ्रांस के बीच शक्ति होती। गरुड़ हो गया, वरुण हो गया, शक्ति, तीनों किनके बीच होती? भारत व फ्रांस के बीच होती है। उसके बाद इंद्र, इंद्रा, अविंद्रा, तीनों भारत और रशिया के बीच होती है। भारत व रशिया के बीच इंद्रा, अविंद्रा, तीनों भारत और रशिया के बीच होती है। तो रशिया हो गया। बाकी इधर आपको बता ही दिए किसके बीच? जापान के बीच, चाइना के बीच बताएं तो हमने कहा था चाइना से हाथ मिलाना तो हाथ उसका अच्छे से दबा भी देना, बहुत चमगादड़ वाली काम करता है। तो हैंड इन हैंड किन के बीच होता? भारत और चाइना के बीच होता है चमगादड़। उसके बाद नेपाल के बीच सूर्य किरण होता है। भारत और नेपाल के बीच कौन होता? सूर्य किरण एक्सरसाइज भारत व नेपाल के बीच होता है। अब बात आई है श्रीलंका के बीच कौन होती? तो शक्ति से हमने कहा शक्ति, एक केवल शक्ति लगा दिया जाए तो कौन सी हो जाएगी? भारत फ्रांस। लेकिन मित्र आके लगा दिया, जो भारत का मित्र शुरू से कौन रहा? पड़ोसी देश श्रीलंका रहा। तो मित्र शक्ति और सिलीनेक्स दोनों भारत व श्रीलंका के बीच होता है। लेकिन याद रखिए, मैत्री पूछे तो मैत्री एक्सरसाइज भारत व थाईलैंड के बीच होती है। किन के बीच होती? भारत व थाईलैंड के बीच। तो भारत और थाईलैंड के बीच एक मैत्री होती है, दूसरा कोरपैट होती है। कौन होती? कोरपैट। तो मैत्री व कोरपैट भारत व थाईलैंड के बीच कौन होती है? मैत्री व कोरपैट होती। बिल्कुल याद हो गया होगा, भारत व थाईलैंड के बीच कौन होती है? कोरपैट होती। कौन सी एक्सरसाइज होती है? कोरपैट और मैत्री होती है। बांग्लादेश के साथ प्रीति संप्रीति, यानी बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध, दोस्ती हमेशा निभाता रहा। तो दो एक्सरसाइज होती है, बोंगो सागर, दूसरा संप्रीति। इस संप्रीति एक्सरसाइज और बोंगो सागर भारत व बांग्लादेश के बीच होती है। आगे देखिएगा, बोल्ड कुरुक्षेत्रा पूछे, एक और ध्यान दीजिएगा, भारत व सिंगापुर सिम्बेक्स होता है। यहाँ सिंगापुर इंडिया एक्सरसाइज जो होती है, भारत व सिम्बेक्स, भारत व सिंगापुर, यहाँ नाम से ही पता चल रहा सिम्बेक्स भारत व सिंगापुर के बीच होता, लेकिन ये नाम से नहीं पता चल रहा। बोल्ड कुरुक्षेत्रा ये इसलिए पूछिएगा, तो ये बोल्ड कुरुक्षेत्रा पूछे तो भारत सिंगापुर के बीच दो होते, एक सिम्बेक्स होता, दूसरा बोल्ड कुरुक्षेत्रा। तो बोल्ड कुरुक्षेत्रा पूछे तो भारत व सिंगापुर के बीच कौन होता? बोल्ड कुरुक्षेत्रा होता। कौन सा? बोल्ड कुरुक्षेत्रा भारत व सिंगापुर के बीच होता। भारत व सिंगापुर के बीच कौन होता? बोल्ड कुरुक्षेत्रा और सिम्बेक्स होता। अब अन्य हमने बताया, अन्य भी आपको पता, उदार शक्ति पूछे तो भारत मलेशिया, इंपॉर्टेंट है। उदार शक्ति पूछे तो भारत मलेशिया। उदार शक्ति किसके बीच होता? भारत मलेशिया के बीच होता। अब आपका हमने कहा कि गरुड़ शक्ति, वरुण शक्ति, इनके साथ अगर शक्ति के साथ गरुड़, वरुण और शक्ति लगा दिया जाए तो गरुड़ शक्ति, वरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होती। इनके बीच होती भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति और वरुण शक्ति दोनों एक्सरसाइज होती हैं। तो ये तो हो गया ये। अगला बताइए, हमने कहा था कि एक तो लात पूछे तो लात मारा साला, ये आपको ट्रिक बताए थे। लात मारा साला बहुत आपको आँव बाँव कर रहा था, आपने लात मारा तो लात मारेंगे साले, ऐसे आप बोलते हो जब साला आपका अच्छे से काम नहीं करता। तो लात यानी इसलिए बता रहे हैं कि एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। तो लातमीय तुरंत दिमाग में आएगा, अच्छा लात मारना है साले को, तो सेसल, साले से सेसल। तो लातमीय पूछा जाए तो भारत और सेसल के बीच होती है। लातमीय के बाद फिर अगली एक्सरसाइज ध्यान रखिएगा, एक्वेरिन, भारत व मालदीव के बीच कौन होती है? तो ये भारत व मालदीव के बीच एक्वेरिन होती। ये भी आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आइए अब अन्य एक्सरसाइजियों में साइज में कौन कौन बचता है। तो यहाँ मालाबार में कौन कौन देश हैं? तो अमेरिका है,
जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और साथ में इंडिया है। यानी क्वाड के जो मेंबर हैं वही मालाबार एक्सरसाइज भी करते हैं। मालाबार भी आपसे पूछी जा सकती है। अब बात आइए, हमने क्या आपको बताया था, ब्रिटेन, भारत व ब्रिटेन के बीच कौन होता, तो हमने कहा था कि ब्रिटेन ऐसा विश्व का एकमात्र देश है जो पूरे 7 महाद्वीप पे राज किया। और 7 महाद्वीपों राज किया तो हमने क्या बताया था, 7, और 7 कलर किस पे होते, इंद्रधनुष पे होते हैं। तो इंद्रधनुष एक्सरसाइज होते किसके बीच होती है, तो ब्रिटेन, भारत व ब्रिटेन के बीच। और इसी से हमने कहा था कि विश्व का कोई भी 7 महाद्वीप में कोना नहीं बचा जिसको बाकी रखा हो और उसको जीत लिया, विजय किया और वीरता के साथ, बहादुरी के साथ पूरे विश्व पे उसकी तूती एक समय था बोलती थी। तो इससे 3 एक्सरसाइज आपकी निकल के आएंगी। तो एक तो कौन, इंद्रधनुष एक्सरसाइज, दूसरी अजय वॉरियर यानी पूरे विश्व पे जीता अजय वॉरियर के रूप में, और दूसरा कोई कोना नहीं बचा जिसको जीता ना हो तो कोना से कोकन। तो ये 3 एक्सरसाइज हो गई। कौन कौन, अजय वॉरियर, इंद्रधनुष और कोकन। ये भारत और ब्रिटेन के बीच होती हैं, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अब हमने क्या बताया, अगला कौन बची, यानी अमेरिका। अमेरिका के बीच कौन, एक तो युद्ध अभ्यास हुआ अभी जो अवली उत्तराखंड में हुआ, चमगादड़ चाइना, उसके बाद क्या कारनामा किया सभी लोग जानते हैं। तो ये कौन होगा, युद्ध अभ्यास। याद रखिए युद्ध अभ्यास हम जापान के साथ भी करते हैं और युद्ध अभ्यास एक अमेरिका के साथ भी हुई। तो युद्ध अभ्यास किनके साथ हुआ, भारत हुआ, अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज हुई। तो ये अमेरिका के साथ भी आप ध्यान रखिएगा। अगला ऑस्ट्रेलिया के डार्विन तट पे अभी ध्यान दीजिएगा, भारत ने इसमें पार्टिसिपेट किया था एक्सरसाइज पिच ब्लैक। तो ये पिच ब्लैक 22 और दूसरा रिम पैक, ठीक। तो ये पहले पिच ब्लैक ध्यान दीजिएगा, पिच ब्लैक कहाँ, ये ऑस्ट्रेलिया के डार्विन तट पे हुई 2022 में, भारत ने इसमें पार्टिसिपेट किया। दूसरा रिम पैक, तो INS सतपुरा रिम पैक में गया था। तो ये 2022 में इसमें कई इसमें देश शामिल होते, 26 देशों की एक्सरसाइज है। और ये हवाई द्वीप USA अमेरिका के हवाई द्वीप में रिम पैक का इसमें क्या किया गया, यानी आयोजन किया गया हवाई द्वीप, इसमें INS सतपुरा इसमें पार्टिसिपेट किया है। अगला ये आपकी इंपॉर्टेंट है, इसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया कौन, खान क्वेस्ट 22 एक्सरसाइज। खान क्वेस्ट भारत व मंगोलिया के बीच हुई, मंगोलिया में इस बार हुआ 22 वाला। तो ये भारत मंगोलिया के बीच कौन, खान क्वेस्ट। एक ये खान क्वेस्ट यानी मंगोलिया आए तो 2 एक्सरसाइज आपके दिमाग में आनी चाहिए, एक एलिफेंट नोमैडिक एलिफेंट, दूसरा कौन, खान क्वेस्ट। ये दोनों भारत व मंगोलिया के बीच एक्सरसाइज होती हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी संप्रीति बोंगो सागर भारत व बांग्लादेश के बीच होती है। इसके अलावा एक एक्सरसाइज ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नाटो कई एक्सरसाइज करता है। एक डिफेंड यूरोप 22, स्विफ्ट रिस्पांस 22 और दूसरा बॉल टॉप्स। तो ये आपका नाटो के बीच हुआ। कोल्ड रिस्पांस 2 हैं, एक स्विफ्ट रिस्पांस और दूसरा कोल्ड रिस्पांस। ये कोल्ड वाली कहाँ है, नॉर्वे में हुई है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कोल्ड रिस्पांस 22 से नॉर्वे में नाटो के द्वारा। तो नाटो की 4 एक्सरसाइज आपके टिप पे होनी चाहिए, एक तो स्विफ्ट रिस्पांस, दूसरा कोल्ड रिस्पांस, तीसरा डिफेंडर यूरोप 22, अगला बॉल टॉप्स। ये सारी एक्सरसाइज किसके, नाटो के द्वारा आयोजित की गई है। इसके अलावा एक्सरसाइज सी ड्रैगन 22, ये भी ध्यान रखिएगा, सी ड्रैगन 22 से इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। भारत ने चूंकि इसमें पार्टिसिपेट किया तो पूछा जा सकता। तो एक्सरसाइज सी ड्रैगन अमेरिका है, कनाडा है और इधर से जापान और साउथ कोरिया और साथ में भारत, इन 5 देशों के बीच कौन एक्सरसाइज सी ड्रैगन 22 का आयोजन हुआ। ऐसी सवाल पूछा जाएगा कि इनमें कौन देश शामिल नहीं, क्योंकि मेजर वाली तो सारे लोग याद करके जाते हैं, सब सुमेलित करवा लेते हैं। तो अमेरिका, कनाडा, इधर से जापान और दक्षिण कोरिया और भारत, 5 देशों के बीच कौन सी ड्रैगन 22 एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। तो ये मेजर हमने सारी की सारी जितनी थी वो आपके सामने रखे दी हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसके बाद वाली यानी कौन सी एक्सरसाइज बची हैं। अगला 10वीं वुमेन साइंस कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ हो रहा। तो ये आपका 10वीं, आपको पता है 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन हुआ। तो उसी में जो 10वीं महिला साइंस कांग्रेस का भी आयोजन इसी नागपुर में हुआ। कहाँ, नागपुर महाराष्ट्र में हुआ है।
इस बात का भी ध्यान इसमें रखिएगा। इसमें महिलाओं को साइंस एंड टेक के क्षेत्र में प्रमोट करने के लिए ये 10वीं साइंस कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है। और ये कहाँ, तो ये विद्यालय का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम भी ध्यान रखिएगा, राष्ट्र संत जो तुको दोजी महाराज ये हुए हैं। तुको राष्ट्र संत तुको दोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी में 5 से 6 जनवरी 2023 के बीच इसका आयोजन किया गया है। अगला निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया किस नंबर का, तो ये भारत बना है 3रे नंबर का। सबसे ज़्यादा ऑटो यानी जो ऑटो व्हीकल्स होते हैं उनके बिक्री के मामले में, बाजार के मामले में भारत जापान को पीछे करते हुए 3रे नंबर पे सबसे बड़ा बाजार बन गया। नंबर 1 पे अभी चमगादड़ चाइना है, 2रे नंबर पे अमेरिका और 3रे नंबर पे भारत अब काबिज हो गया है। अगला, हाल ही में कहां पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर के द्वारा 3 दिवसीय पूर्वोत्तर कृषि कुंभ यानी 2023 का आयोजन किया गया, तो ये किया गया मेघालय में। कहाँ किया गया, मेघालय में किया गया, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है। अब हमने क्या किया, अभी ये पुस्तक आई थी क्रांतिकारी, हमने इसके चक्कर में अन्य जो इंपॉर्टेंट है वो सारी बुक भी इसमें लपेटने की कोशिश की। क्रांतिकारी पुस्तक क्या, संजीव सान्याल के द्वारा लिखी गई है। बाकी हमने ये ऑप्शन ये डाले जो आप बिल्कुल याद कर लीजिए 2022 में जो बुक चर्चा में रही हैं। अनबाउंडेड याद रखिएगा, अभयानंद। अनबाउंडेड का मतलब हुआ जो बाउंड जिसको बाध्य नहीं किया जा सके। अनबाउंडेड कौन होता है, जो अभय, जिसके अंदर भय नहीं होता। तो इसको किसने लिखा, अभयानंद ने लिखा। जैसे अनबाउंडेड आएगा तुरंत दिमाग में नाचना चाहिए, अच्छे अनबाउंडेड स्वतंत्र हो हर तरीके से, जिनमें किसी बात का डर ना हो, वो होता अभयानंद। अभय उसे बोला जाता अभयानंद। तो ये क्रांतिकारी किसने लिखा, क्रांतिकारी नामक पुस्तक संजीव सान्याल ने लिखा है। क्रांतिकारी को संजीव सान्याल ने लिखा, अनबाउंडेड को अभयानंद ने लिखा, द हीरो ऑफ टाइगर को क्या कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव लिखा। अगला, ये प्लेस कॉल्ड होम, तो इसको ये अब गलत, रस्किन बॉन्ड की ये पुस्तक नहीं है। ये प्लेस कॉल्ड होम ये किसकी है, ये है प्रीति सिन्हा की, इंपॉर्टेंट है। ये पुस्तक किसने लिखा, प्रीति सिन्हा है। तो यही ऑप्शन लास्ट वाला गलत है। ये प्लेस कॉल्ड होम इसको प्रीति सिन्हा ने लिखा है। तो हमने क्या, क्रांतिकारी संजीव सान्याल, क्रांतिकारी को किसने लिखा, संजीव सान्याल। अनबाउंडेड को अभयानंद ने लिखा। द हीरो ऑफ टाइगर, कैप्टन, जो कैप्टन होगा वही ऐसी बुकें लिखेगा, हीरो ऑफ टाइगर, इसको कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव ने लिखा, कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव। ये प्लेस कॉल्ड होम इसको प्रीति सिन्हा ने लिखा। तो ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक ध्यान दीजिएगा 2022 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाउ टू लिव योर लाइफ, ये रस्किन बॉन्ड की है। हाउ टू योर लिव यानी ये रस्किन बॉन्ड की कौन सी पुस्तक, ध्यान रखिएगा, हाउ टू लिव योर लाइफ, ये पुस्तक ध्यान रखिएगा। तो ये हाउ टू लिव योर लाइफ ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है, 22 में जो लिखी आई है, ये पब्लिश हुई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अन्य पुस्तक की बात करें तो ये आपकी यहाँ पुस्तक बिल्कुल ये याद हो चुकी होंगी। क्रांतिकारी पूछे तो संजीव सान्याल की, अनबाउंडेड अभयानंद की, द हीरो ऑफ टाइगर कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव की है, प्लेस कॉल्ड होम ये प्रीति सिन्हा की है। रस्किन बॉन्ड की हमने क्या कहा, हाउ टू लिव योर लाइफ ये रस्किन बॉन्ड की। बाकी पुस्तक ये जो इंपॉर्टेंट वो देख लीजिए। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ये किसकी है, नवदीप सिंह गिल की है। बर्निंग क्वेश्चंस ये इंपॉर्टेंट है। बर्निंग क्वेश्चन किसकी, मार्गरेट एटवुड की। तो ये किसकी है, मार्गरेट एटवुड की। कौन, बर्निंग क्वेश्चन है। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक बिल गेट्स ने लिखा है इसको। द नेशन टू प्रोटेक्ट ए प्रियम गांधी मोदी ने लिखा है। लाल सलाम ये स्मृति ईरानी की है एक उपन्यास। लिटिल बॉय ऑफ जॉय दलाई लामा और इनके साथ डेसमंड टुटू मिलके लिखे हैं। द ब्लू बुक ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी, देखो फिर बैक कर गया, चलो कोई बात नहीं, ये अपना रूप दिखा रहा है तो हम भी मानने के लिए तैयार भी नहीं है। चलो भाई, कहाँ तक पहुँचे थे, बुक वाला चल रहा था। हाँ, ब्लू बुक ये अमिताभ कुमार ने लिखा है। किसने लिखा, ब्लू बुक अमिताभ कुमार ने लिखा। और मिलियन योगी ये किसने लिखा है, दीपम चटर्जी ने लिखा है। ये इतनी बुक हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। भारत में पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस कहाँ आयोजित होगी, तो इसका आयोजन हैदराबाद में किया जाएगा। तो ये वन लाइनर इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन ध्यान रखिएगा।
जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये बंधन बैंक। बंधन बैंक की बात करें तो ये बैंक के रूप में 2015 में स्थापित होती है। इसका हेडक्वार्टर्स पूछें तो ये कहाँ है? कोलकाता है। कहाँ है? कोलकाता। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहने वाली सुंदर समिति का संबंध किससे है? तो रोड सेफ्टी से है। इसका संबंध किससे? रोड सेफ्टी से है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और ब्राजीलिया डिक्लेरेशन भी पूछा जाए, उसका संबंध भी किससे? रोड सेफ्टी से है। वर्किंग टाइम एंड वर्क लाइफ, आगे वर्किंग टाइम एंड वर्क लाइफ अराउंड द वर्ल्ड नामक शीर्षक किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? हाँ, वर्किंग टाइम एंड वर्क लाइफ बैलेंसिंग अराउंड द वर्ल्ड नामक शीर्षक रिपोर्ट किसके? तो ये प्रकाशित है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये पब्लिश की गई है पुस्तक। अगला, लिथियम त्रिभुज में शामिल देशों का समूह कौन सा है? तो ये लिथियम त्रिभुज में कौन? चिली, बोलिविया, अर्जेंटीना। आप इसमें दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप बनाओगे तो ये वाला हो गया चिली, बोलिविया और अर्जेंटीना। तो ये 3 देशों का ये त्रिभुज ये बनता है। तो इसी को चिली, बोलिविया, अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, अर्जेंटीना, इसी को लिथियम त्रिभुज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ लिथियम के माइंस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लिथियम त्रिभुज पूछे तो ये ऐसे आपका, जैसे गोल्डन ट्रायंगल पूछा जाता है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। तो ये 3 देशों से मिलके कौन ये गोल्डन ट्रायंगल बनता है। गोल्डन क्रूसेंट पूछा जाए तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कौन कौन से ये क्रूसेंट बनाता है। तो ये आप अर्धचंद्र कौन बनाता है, किन देशों को मिलकर के? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, क्या ये देश हैं? आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो ये लिथियम त्रिभुज पूछे तो चिली, बोलिविया, अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, अर्जेंटीना, इन 3 देशों के समूह को कहा जाता है। चिली, बोलिविया, अर्जेंटीना। किस एयरपोर्ट का नाम परिवर्तित करके मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया? तो ये मोपा, जो कि कहाँ स्थित है? गोवा में। ध्यान दीजिएगा, गोवा का ये दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा मोपा। इसका मोपा नाम तो आप मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया जाएगा। डबोलिन पूछा जाए, गोवा में ये भी है डबोलिन, और ये गोवा का सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये भी करंट से क्वेश्चन ओरिएंटेड है। सुन्नी बांध प्रोजेक्ट आपको पता है हिमाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया, सही है। रेणुका जी बांध प्रोजेक्ट पंजाब में है क्या? नहीं, ये कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। यहाँ हिमाचल प्रदेश, तो ये हो जाएगा गलत। रंजीत बांध प्रोजेक्ट सिक्किम में, सही है। करचम वांगटू बांध प्रोजेक्ट, ये आप याद कर लीजिए, करचम वांगटू बांध प्रोजेक्ट ये भी हिमाचल प्रदेश में। रेणुका जी, करचम वांगटू, ये हिमाचल प्रदेश। तो ये गलत कौन है? ये बी वाला इसमें गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? ये भी, इससे कई क्वेश्चन आपको लपेटे में हम लिए हैं। ये ध्यान दीजिए, इसमें क्वेश्चन आपके 20 नहीं है, टोटल क्वेश्चन आप काउंट करोगे कम से कम एक दिन में हम करीब 100 क्वेश्चन के आसपास अगर वेल लर्नर टाइप के बनाओगे डिस्कस करते हैं, और इससे बहुत सारा आपको स्टैटिक आपका विश्वास मानी तैयार होता जाएगा। तो भारत का बायोस्फीयर रिजर्व कब घोषित किया गया? तो 1986 में। और आपको पता कौन? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नीलगिरी। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व केवल किसी एक राज्य में नहीं है, ये 3 राज्यों में फैला है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु 3 राज्यों में भारत का जो बायोस्फीयर, पहला बायोस्फीयर रिजर्व जिसकी स्थापना 1986 में की जाती है, 3 राज्यों में फैला हुआ है। बात करें इसका 3 राज्यों में फैला हुआ, तो इसमें नदियाँ कौन सी इस बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी से होकर बहती हैं? तो इन नदियाँ बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा, कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? तो ये कौन कौन सी? कावेरी की सहायक नदियाँ हैं, जिनमें कावेरी की 3 नदियाँ हैं। एक तो काबिनी हो गया, दूसरा हो गया भवानी, काबिनी, भवानी, मोयार। कौन सा यार? मोयार। कौन? कावेरी से काबिनी, भवानी, मोयार, ये 3 नदियाँ इसी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व से होकर बहती है। तो 3 नदियाँ कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन हो गया? तो एक काबिनी हो गया, काबिनी, भवानी, मोयार, काबिनी, भवानी, मोयार, काबिनी, भवानी, मोयार। 2-3 बार बोलोगे अपने आप ये याद हो जाएगा। इसके अलावा पूनम पूजा, यहाँ पर केरल में वैसे आप देखोगे भरत पूजा है, कुंती पूजा, भरत पूजा, पूनम पूजा उसी में है। तो पूनम पूजा और दूसरा चलियार। तो पूनम पूजा, चलियार।
तो पूनम पूजा, चलियार। तो टोटल ये 5 नदियाँ हैं जो इस बायोस्फीयर रिजर्व से होकर प्रवाहित होती हैं या उनका अपवाहन ये सिन्हा है। कौन कौन हमने, कावेरी की सहायक नदियों, काबिनी, भवानी और आपका कौन सा, मोयार। कौन, मोयार। दूसरा हमने कहा कौन, तो ये चलियार और पूनम पूजा, चलियार और पूनम पूजा ये भी इसकी यहाँ पर नदियाँ हैं। अब यहाँ पर जनजातियाँ यहाँ पर कौन कौन सी पाई जाती हैं, टोडा, एक तो नीलगिरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये टोडा जनजाति बहुपति प्रथा के लिए जानी जाती है, यानी यहाँ पर एक महिला कई पतियों को एक साथ रखती है, तो ये टोडा कोटा इरुला, तो ये आपका टोडा हो गया, कोटा हो गया, इरुला हो गया, कुरुम्बा हो गया, पनियाज हो गया, अडियांस हो गया, अडियांस पनियांस, तो अडियांस पनियांस, तो टोडा कोटा इरुलाज कुरुम्बा, तो ऐसे टोडा कोटा इरुलाज कुरुम्बा। उसके बाद कौन, पनियाज अडियांस। उसके बाद एडा नादन चट्टीस, तो ये एदा नाडन चट्टीस। अगला है चोला नाइकेंस अल्लार। अगला मलायान। तो ये यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जिनमें से टोडा कोटा एरुला कुरुम्बा और ये कौन सी, ये आपका पनियास, ये जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये यहाँ की ये जनजाति हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं। अब ये चूँकि 3 राज्यों में फैला हुआ तो इसमें कई नेशनल पार्क इसी के अंतर्गत आते हैं। तो हमने क्या बताया कि ये मानचित्र बना लीजिए, फिर से बनाते हैं, सही से नहीं बना, ये बना लिया। तो ये कर्नाटक वाला, कर्नाटक हो गया, एक केरल, एक तमिलनाडु। तो कर्नाटक के 2 हैं, एक बांदीपुर और दूसरा नागरहोल। तो इसमें जो इसमें आते हैं जो कहा जाए नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत कौन कौन, तो ये कर्नाटक के 2 हैं, केरल के 2 हैं और तमिलनाडु के 2, टोटल 6 नेशनल पार्क हैं जो इसी के अंतर्गत आते हैं। तो कर्नाटक के कौन, बांदीपुर नागरहोल, तो 2 कौन हो गए, बांदीपुर नागरहोल कर्नाटक के। केरल के साइलेंट वैली और वयानाड, साइलेंट वैली वयानाड, तो ये कहाँ के हो गए, साइलेंट वैली से वयानाड, देखो एक जैसा प्रोनाउंसिएशन निकल रहा, तो साइलेंट वैली याद रखो, तो वयानाड, वैली से वयानाड, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, नहीं यहाँ तुरंत तो अभी याद, एग्जाम में ये पूछेगा कौन इसमें आता, तुरंत कंफ्यूज कर जाओगे। तो ये आपका हमने क्या बताया कि कर्नाटक के 2 हैं, नागरहोल बांदीपुर कर्नाटक के, केरल के 2 हैं, साइलेंट वैली और वयानाड। इसके बाद मुडुमलाई मुकुर्थी, तमिलनाडु के 2 इसमें आते हैं, यानी कौन, मुडुमलाई और मुकुर्थी, टोटल 6 इसमें शामिल किए जाते हैं। अब ये चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि हाथियों को लेकर के उनकी संख्या इंक्रीज हुई, इसलिए चर्चा में बना हुआ है। अब सबसे ज़्यादा हाथी पूछे जाए, हाथी मेरे साथी आप जानते ही हो, सबसे ज़्यादा हाथी कर्नाटक में और दूसरे नंबर केरल में पाए जाते हैं। अब हाथियों की बात आई तो सबसे भारी भरकम हाथी कौन सा होता है, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो ये अफ्रीकन बुश एलिफेंट, अफ्रीकन जो बुश एलिफेंट होता है ये सबसे लार्जेस्ट होता है, और सबसे छोटा बोर्नियो एलिफेंट जो सुमात्रा, जावा और यहाँ बोर्नियो द्वीप है, तो यहाँ पर जो पाया जाता है बोर्नियो एलिफेंट, ये सबसे आकार साइज में छोटा होता है और लार्जेस्ट पूछा जाए तो कौन, अफ्रीकन बुश एलिफेंट होता है। इसके अलावा अब आपको क्या ध्यान रखना, बाकी जितने हाथी हैं वो सब इंडेंजर्ड हैं, संकटापन्न है, केवल आपके 2 हाथी ये ध्यान रखना है जो क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। बाकी जितने भी हाथी भारत का एशियन हाथी इंडेंजर्ड में आते हैं, तो आपको केवल लॉजिक के साथ याद करना, कौन 2 हाथी ध्यान रखना, अफ्रीकन हाथी, अफ्रीकन फॉरेस्ट और दूसरा सुमात्रन एलिफेंट। तो अफ्रीकन फॉरेस्ट और दूसरा सुमात्रन एलिफेंट दोनों है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, बाकी जितने हाथी बचे वो है इंडेंजर्ड। बात समझ में आई। तो आपको कौन सा, अफ्रीकन एलिफेंट और दूसरा कौन हमने बताया, दूसरा कौन, बोर्नियो, कौन सा ये था, बोर्नियो, हाँ सुमात्रा, सॉरी बोर्नियो नहीं, सुमात्रा। तो अफ्रीकन फॉरेस्ट और दूसरा सुमात्रन एलिफेंट, ये दोनों है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अफ्रीकन फॉरेस्ट और सुमात्रन ये दोनों हैं कौन से, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, बाकी सब क्या है, इंडेंजर्ड है। अगला इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली, जो किसके अंतर्गत, DST के अंतर्गत आता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा एक नया इलेक्ट्रोलाइट विकसित किया गया, किस नाम से, किस नाम जाना जाएगा, तो इसे NaBF4 के नाम से जाना जाएगा, किस नाम से, NaBF4 के नाम से जाना जाएगा, किस नाम से, NaB4 के नाम से जाना जाएगा। और इसके माध्यम से तेजी से जो यूरिया है उसको अमोनिया में कन्वर्ट किया जा सकेगा, और साथ में ये
कैटालिस्ट के रूप में भी काम कर सकेगा। तो यूरिया तो बनेगा ही बनेगा, साथ में अन्य जो चीज़ें हैं उसको भी क्या किया जा सकेगा, कन्वर्ट कर सकेगा। तो इसका नाम क्या रखा गया, NABF4 रखा गया है। तो ये आज का ये डिस्कशन था, ये PDF आपको बता दी। ISPC एग्जाम्स टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, वहाँ आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगले वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन आप लोग ना तो कमेंट करते हो ना ही लाइक करते हो, कम से कम इसमें मेहनत लगती है कंटेंट इतना निकालने में, फिर आपको समझाने में, तो कम से कम एक अच्छा सा कमेंट अंदर से लगे आपको दिल से कि कुछ हम पा रहे हैं, तभी कमेंट कीजिएगा, झूठे कमेंट मत करिएगा। और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर आप लोग नहीं करते हो तो शेयर कर दो वीडियो भाई, और साथ में लाइक और कमेंट जरूर करके जाइएगा। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।